नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS एकेडमी में। और हम लोग जैसा कि हम लोग यूपी टेट और सी टेट के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो है क्वेश्चन 13। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल में राजभाषा थी तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या फिर फारसी। तो जाहिर सी बात सबको ही पता है कि अंग्रेजी थी। मौखिक अभिव्यक्ति की निम्न में से कौन सी विधि उचित नहीं है? तो सस्वर वाचन, कविता पाठ, संवेद वाचन या फिर डी मौन वाचन। तो मौखिक अभिव्यक्ति मौन के हिसाब से नहीं हो सकती, क्योंकि मौन का मतलब होता है कि शांत रहना या फिर चुप रहना, और मौखिक अभिव्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है? मातृभाषा के रूप में, संस्कृत से निकली हुई, या फिर राष्ट्रभाषा, या फिर विदेशी। तो हमारी हिंदी जो है वो विदेशी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न में से कौन सा एक भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो भाव का प्रकाशन, भाषा ग्रहण, सृजन या फिर लेखन में कुशलता। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेखन में कुशलता जो है इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी भाव प्रकाशन, भाषा ग्रहण या फिर सृजन ये जो है उद्देश्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं कि तार्किक योग्यता का विकास, या फिर जो है मनन शक्ति, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोनों, तार्किक विकास एवं मनन शक्ति। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए क्या करते हैं? लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, या फिर धीमे धीमे भाषा के रचनात्मकता प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, या फिर शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं, या फिर व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बच्चों को पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए शिक्षक द्वारा निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न निम्न में से किस भाषा कौशल का मूल्यांकन करते हैं? तो इसमें क्या है, अनुभवों की बात की। जो शिक्षक अपने अनुभवों का जो है अनुभवों के आधार पर जो है एग्जाम्पल दे के जब बच्चों को समझाता है तो क्या होता है, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, यानी कि बच्चों की समझ जो है विकसित होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें कौन सा मूल्यांकन हो जाएगा? समझ का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लगभग 2 साल के बच्चे जो होते हैं वो तार वाली भाषा होती है, जिसको टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तो तार वाली भाषा का अर्थ क्या होता है? तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, या फिर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग, या फिर मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो बच्चों एवं शिक्षक के मध्य संबंध स्थापित किया जाए, या फिर अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभवों के आधार पर ना अपनाएं, या फिर जो है शिक्षण के दौरान बच्चों को सक्रिय रखा जाए, या फिर ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक निदानात्मक परीक्षण में दक्ष हो। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक अपने जो है दृष्टिकोण को अनुभवों के आधार पर नहीं अपनाएं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि टेलीविज़न किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? दृश्य, श्रव्य, या फिर दृश्य एवं श्रव्य दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो टेलीविज़न से दिखाई और सुनाई दोनों पड़ता है, तो इसलिए दृश्य एवं श्रव्य दोनों ही रूप से सहायक सामग्री है टेलीविज़न। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है, या फिर विद्यालय में केवल जो है पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए, या फिर बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम में से ही सीखते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा के चारों जो कौशल हैं परस्पर जो है अंतः संबंधित हैं। तो ये जो है आपका नहीं है। तो ये जो उचित कथन है ये नहीं है, बाकी सारे आपके कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि
एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है? तो ऑप्शन नंबर ए कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, या फिर बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, या फिर बच्चों को भाषा को संसार के महत्व से परिचित कराना, या फिर भाषा संसाधनों का अभाव। तो शिक्षक के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती आती है वो है कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण हेतु जो उचित रणनीतियाँ तय करना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि 13 कह रहा है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य सामग्री और उनकी शिक्षण प्रणालियों का चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया जाना चाहिए? बच्चों की आवश्यकता के आधार पर, शिक्षक की आवश्यकता के आधार पर, या फिर अभिभावकों की आवश्यकता के आधार पर, या फिर सामाजिक आवश्यकताओं की आधार पर। तो जो शिक्षण प्रणाली में चुनाव में किस पाठ्य सामग्री किस आधार पर चुनी जाइए? बच्चों की आवश्यकता के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 कह रहा है कि मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। तो ये जो कथन है वो किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर के कौटिल्य, बी रायवन, महात्मा गांधी, या फिर विवेकानंद। तो ये जो किसका कथन है? ये है महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जो समवाय विधि प्रयुक्त होती है किसमें? कहानी शिक्षण में, कविता शिक्षण में, एकांकी शिक्षण में, या फिर निबंध शिक्षण में। तो किसमें आती है? तो ये आती है आपकी समवाय विधि जो आती है वो निबंध शिक्षण में आती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 21 जो है आपका पद्यांश के अनुसार जो है आपको पढ़कर उत्तर देने हैं। तो चलिए हम लोग पहले पद्यांश पढ़ देते हैं। दैन्य दुख अपमान ग्लानि, चिर चुसित पिपासा मृत, बिना आय की क्लांति बन रही, उसके जीवन की परिभाषा। मान लीजिए किसी की बात हो रही है तो उसके जीवन की परिभाषा जो है बिना आय की क्लांति बन रही है। जड़ अनाज के ढेर सदृश ही, वह दिन भर बैठा गद्दी पर, बात बात पर झूठ बोलता, कौड़ी की स्पर्धा में मर मर कर। देखिए कौड़ी की स्पर्धा में मर रहा है। फिर भी कह रहा कि फिर भी क्या कुटुंब पलता है, रहते स्वच्छ सुधर सब परिजन, बना पा रहा वह पक्का घर, मन में सुख है जुटता है धन, खिसक गई कंधों से कथड़ी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, सोच रहा बस्ती का बनिया, घोर व्यवस्था का निज कारण। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इस पद्यांश में किस समस्या का वर्णन किया गया? बाल मजदूरी का, आतंकवाद का, प्रदूषण का, या फिर गरीबी का। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें किसकी बात हो रही? तो जिस व्यक्ति की बात हो रही है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गरीब है, ठंड से ठिठुर रहा है, और क्या नाम उसको कौड़ी के लिए स्पर्धा हो रही है, और जो है बिना आय की क्लांति बन रही है उसके जीवन में। तो ये किसकी बात हो रही है? गरीबी से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं कि इस पद्यांश में बस्ती के बनिए की समानता किससे स्थापित की गई? कथड़ी से, धन से, कौड़ी से, या फिर जड़ अनाज के ढेर से। चलिए हम लोग पद्यांश को देख लेते हैं कि इसमें आपको यहाँ पे देखना है कि बस्ती का बनिया, तो इसको ऊपर से पढ़ते हैं कि खिसक गई कंधों से कथड़ी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, सोच रहा बस्ती का बनिया, घोर व्यवस्था का निज कारण। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर जो आपका कथड़ी दिया हुआ है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कथड़ी से। तो जो बस्ती के बनिए की समानता किससे की गई है? कथड़ी से। मृत का विलोम शब्द सभी को पता है, मृत का जीवित हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि कौन सा शब्द जो है अभिलाषा का पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका जो पर्यायवाची नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी जो है दम पर्यायवाची नहीं है। बाकी मनोरथ, लालसा, आकांक्षा जो है अभिलाषा के पर्यायवाची हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 कह रहा है जड़ शब्द का विलोम शब्द पेड़, चेतन, खुशी, या फिर स्वच्छ। तो क्या हो जाएगा जड़ का? सभी को मालूम है ऑप्शन नंबर बी चेतन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम लोग। 21 कह रहा है कि अपमान में उपसर्ग है। तो उपसर्ग कौन सी जिसमें आगे लगाओ? तो अपमान में आप हटा दें तो मान जो है तो क्या हो जाएगा? तो इसमें कौन सा रह गया? तो इसमें अप जो है वो उपसर्ग है। हम बात कर लें अनुशासन में उपसर्ग, तो अनुशासन में शासन, या फिर सन, या फिर अन, या फिर अनु। तो आगे क्या लगा हुआ है? अनु। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अनु।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर आपके 23 से लेकर 30 दिए गए हैं, इनमें जो आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़कर उत्तर देने हैं। चलिए हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं। देशभक्ति के गीतों की परंपरा में जो है देशभक्ति के गीतों की परंपरा में महेंद्र कपूर का नाम महत्वपूर्ण है। जब भी हम महेंद्र कपूर का जिक्र करते हैं तो हमारे मन में उनकी छवि जो है देश राग के एक अहम गायक के रूप में कौंधती है। यह सच है कि देशभक्ति और परंपरागत मूल्यों के जितने लोकप्रिय अनूठे गाने महेंद्र कपूर ने गाए हैं, उतनी संख्या में उतने श्रेष्ठ गाने दूसरे गायक ने नहीं गाए हैं। तो महेंद्र कपूर की बात हो रही है इसमें, और वो क्या है, एक देशभक्त गायक। तो महेंद्र कपूर के नाम का संस्मरण करते ही हमारे जहन में ऐसे गायक की छवि कौन जाती है जो मध्यम स्वरों में भी उतनी ही खूबसूरती से गाता है जितना कि ऊंचे सुरों में। एक ऐसा गायक जिसका नाम लेते ही हमारे मन में एक साथ तमाम वे गीत आने जाने लगते हैं जिनका देश से वास्ता होता है, जिनका मान मर्यादा से वास्ता होता है, जिनका संस्कारों से वास्ता होता है। महेंद्र कपूर जो है न सिर्फ गायक बल्कि एक ऐसी शख्सियत भी है जिनकी छवि बेहद सहज शालीन इंसान की है और वे जो हैं बेहद अनुशासन के साथ अपने सुरों को साधते भी हैं और सचमुच वे जो हैं दिलों को जीत लेते हैं जब वे गर्व से कहते हैं कि जीते हैं तुमने देश तो क्या हमने तो क्या दिलों को जीता है, जीते हैं तुमने देश तो क्या हमने दिलों को जीता है। तो उन्होंने ये बात कही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं कि महेंद्र कपूर की छवि किस प्रकार की है, सहज व्यक्ति की, अनुशासित व्यक्ति की, या फिर शालीन व्यक्ति की, या फिर ये सभी। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ही था, चलिए आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। तो महेंद्र कपूर ना सिर्फ गायक बल्कि एक ऐसी शख्सियत है जिनकी छवि जो है बेहद सहज है, शालीन है और अनुशासनात्मक है। तो आपके जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं कि वे गीत जिनका देश से वास्ता होता है क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय गीत या फिर कोमल स्वर, देशभक्ति गीत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देशभक्ति गीत। जो देश से संबंधित होते हैं उनको क्या बोलते हैं, देशभक्ति गीत। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 कह रहा है शब्द देशभक्ति में प्रयुक्त समास कौन सा है। ऑप्शन ए अव्ययीभाव, या फिर बी कर्मधारा, या फिर सी द्वंद्व, या फिर तत्पुरुष। तो इसमें जो देशभक्ति में आपका प्रयुक्त समास है वो कौन सा है, डी तत्पुरुष समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं कि इस गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक इसमें क्या है, गायक है, महेंद्र कपूर है, यशस्वी गायक है, या फिर देशभक्त गायक। तो इसमें आपको जो है किसकी चर्चा हो रही थी, महेंद्र कपूर की चर्चा हो रही थी। तो महेंद्र कपूर जो थे वो क्या थे, एक देशभक्त गायक की यहाँ पर चर्चा हो रही थी, और सिर्फ महेंद्र कपूर की थोड़ी हो रही थी, यहाँ पे जो है देशभक्त गायक की एक जो है चर्चा हो रही थी, अन्य गायक भी इसमें शामिल थे। तो आपका जो शीर्षक हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देशभक्त गायक। क्वेश्चन नंबर 27 पे आता है कि मध्यम स्वर का क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ होता है। तो मध्यम स्वर का जो आपका ऑप्शन ए है कि धीमे स्वर, या फिर गंभीर स्वर, ढीले स्वर, या फिर कोमल स्वर। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कोमल स्वर जो है मध्यम स्वर का तात्पर्य है। ऑप्शन, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि शख्सियत जो होती है इसका क्या तात्पर्य है, मतलब इसका क्या मतलब, आदमियत, इंसानियत, व्यक्तित्व, या फिर मानवीयता। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, शख्सियत का मतलब होता है कि व्यक्तित्व, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो किस शख्सियत का है। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। 29 कह रहा है कि महेंद्र कपूर ने किस तरह के गाने गाए। तो अभी हम लोग कितनी बार देख चुके हैं कि उन्होंने देशभक्ति से ओतप्रोत गाने जो हैं गाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा। जिक्र का क्या पर्याय होगा, पर्यायवाची क्या होगा, वर्णन हो गया, या फिर विवरण हो गया, अवसर, या फिर चर्चा। तो उम्मीद है इसका आंसर सभी को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर सी, चर्चा। हम लोग बातों बातों में किसी चीज़ का जिक्र करते हैं या फिर उसकी चर्चा करते हैं, तो ऐसे वर्णों का हम लोग यूज़ करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 30 क्वेश्चन का वो समाप्त होता है। तो आप लोग अपने अपने आंसर कमेंट कर सकते हैं कि कितने आपके सही हो रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग, एक बार फिर से मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट को लेकर। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप जो है इस वीडियो को देखिए।